हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले। तो वैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, अर्थिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस और इन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस किया। वन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नथिंग बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट इज नोन एज द कूलम्ब्स लॉ। बट कूलम्ब्स लॉ को समझने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे भाई दोस्त कूलम्ब्स लॉ है क्या। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ को समझने से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट द पॉइंट चार्ज। क्या पॉइंट चार्ज क्या होता है? ये पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट मतलब एक सिंगल पॉइंट ऐसा, यस वैसा ही। तो मान लो कि पॉइंट चार्ज ऐसा क्यों बोला गया? तो व्हेन द लीनियर साइज ऑफ द चार्ज बॉडी, अगर कोई चार्ज बॉडी है और अगर उसको मैं एक ही लाइन में देख रहा हूं, कहां पे देख रहा हूं? एक ही लाइन पे देख रहा हूं, तो द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी, जो चार्ज बॉडी की जो साइज है, इट इज अ मच स्मॉलर, बहुत ही छोटी है, देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग बिटवीन देम। मतलब अगर मान लो कि मैं ऐसा डिस्कस कर देता हूं कि दीज आर द माई चार्जेस। ये देखो, ये मेरा एक चार्ज है और इसको मैंने सेपरेट किया, ये मेरा दूसरा चार्ज है। दिस इज माई प्लस क्यू और दिस इज माई Q1 और दिस इज माई Q2, समझ लो ऐसा। और इसको मैंने R जितने डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। तो समझ लो ये जो दो चार्ज है, द साइज ऑफ चार्ज बॉडी, ये जो चार्ज बॉडी है उसकी जो साइज है वो उन दोनों की जो डिस्टेंस को जो सेपरेट कर रहा है उससे एक बहुत छोटी होती है। कैसी होती है? बहुत छोटी, मच स्मॉलर, बहुत छोटी है, जिसको मैं निग्लेक्ट भी कर सकता हूं। तो वैसे बॉडी को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? एज द पॉइंट चार्ज। ओके, तो देन द साइज मे बी इग्नोर्ड, उसकी साइज को इग्नोर भी कर सकते हैं। सो द चार्ज बॉडी आर ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज। तो वैसी बॉडी को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? पॉइंट चार्ज से ट्रीट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? फिर से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, तो आप लोग शांति से सुनो। सो व्हाट आर द थिंग्स? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कि दो चार्ज बॉडी होती है, वो दो चार्ज बॉडी की जो साइज है वो जब मैं उन दोनों को डिस्टेंस में सेपरेट कर रहा हूं तो वो डिस्टेंस से बहुत ही छोटी होती है, तो मैं उसको निग्लेक्ट भी कर सकता हूं। तो वी कैन ट्रीटेड एज अ दिस टाइप ऑफ चार्ज एज नोन एज अ, यस वी कैन से दैट इट इज नोन एज अ पॉइंट चार्ज। हम लोग उसको पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। नाउ दूसरा पॉइंट, और साइंटिस्ट जो नाम था उसका कूलम, जो साइंटिस्ट है कूलम, उसने ये मेजर किया द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। अरे यार, ये पॉइंट चार्ज के बीच में भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। वो किसने मेजर किया? अपने भाई साहब कूलम ने। तो कूलम ने ये मेजर किया कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में भी कुछ फोर्सेस है। ओके, सो उसके नाम के ऊपर से, कूलम के नाम के ऊपर से जो उसने फोर्स डिसाइड किया, दैट्स व्हाई वी हैव टू नोन एज अ कूलम्स लॉ। क्या हम लोग उसको बोलते हैं? कूलम्स लॉ बोलते हैं। व्हाट इज द कूलम्स लॉ? फिर से सुनो, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या बता रहा है? द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, मतलब ये जो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मतलब द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मतलब ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। एंड it is inversely, the force is inversely proportional to the square of the distance between them। और यही फोर्स जो मैं बता रहा हूं, यही फोर्स इट इज इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जो उसका डिस्टेंस है ना, उसके इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल में है। दिस इज कूलम ने ऐसा एक्सपीरियंस किया। कूलम ने पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस किया, उससे अपना स्टेटमेंट दिया। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द कूलम्स लॉ, एंड द कूलम्स लॉ इज नोन एज द फोर्स is directly proportional to the product लिखे हुआ multiplication of that two point charges, and force is inversely square proportional to the distance of their charges, okay, separating between them। now अभी हम लोग क्या करेंगे? यही फोर्स को अगर मैं लिखता हूं तो F is proportional to Q1 Q2 upon R square लिख सकता हूं। यस सर, लिख सकता हूं। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कांस्टेंट लिख सकता हूं, एंड कांस्टेंट इज नोन एज अ माई के, एंड दिस इज नोन एज अ कूलम्स लॉ। और ये जो के है दोस्तों, के क्या है? के इज नोन एज अ कांस्टेंट। के इज इक्वल टू कांस्टेंट। के कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट का कुछ तो वैल्यू है। यस सर, 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9। और इसको हेड ऑफ इक्वेशन बनाऊंगा ये ऊपर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इट इज द यूनिट ऑफ के।
ओके चलो दोस्तों, नाउ बट ये सर ये के है क्या? के इज नथिंग बट इट इज नोन एज अ परमिटिविटी। ओके, जैसे कि के का इक्वेशन में लिखूंगा, इट इज अ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, जहां पे एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, जहां पे एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, एप्सिलॉन 0 को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और उसका वैल्यू फिक्स है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन आर को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, सो दिस आर द बेसिक थिंग्स। एंड के का ये जो एप्सिलॉन 0 का यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, दिस इज यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0। बट सर ये परमिटिविटी मीन्स क्या? ओके, एप्सिलॉन 0 इज नथिंग बट इट इज अ परमिटिविटी। परमिटिविटी होता है कि अगर मान लो कोई बॉडी है, अगर बॉडी के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो सकता है, ये बॉडी अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलाउ कर सकता है, दैट इज नोन एज अ परमिटिविटी। जैसे कि मैं आपको अगर ऐसा बोलूं कि चलो हम लोग पिज्जा हट में जाते हैं पिज्जा खाने, ओके, तो आप लोग क्या करोगे? कितना पिज्जा खाओगे? डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी ऑफ योर स्टमक, मतलब आपके पेट में जितनी जगह होगी उतना ही खाओगे ना, उससे ज्यादा खाओगे नहीं खाएंगे हम लोग। ओके, सो दैट मीन्स एब्सोल्यूट मतलब कितना वी आर ईटिंग हाउ मच पिज्जा इन अवर स्टमक, इट इज अवर पिज्जा टूसिंग कैपेसिटी। वैसे ही सेम अगर किसी बॉडी के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो सकता है, ये अपने अंदर अलाउ कर सकता है या तो फिर स्टोर हो सकता है, दिस इज नोन एज द परमिटिविटी। और याद रखना, फॉर फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। फ्री स्पेस बोलो या तो फिर वैक्यूम बोलो, क्या बोलो? वैक्यूम। तो फ्री स्पेस और वैक्यूम द परमिटिविटी का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो कुलम लो अगर मान लो कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में हम लोग को पूछ सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को लिखना है कि कुलम लो पॉइंट चार्ज के लिए डिराइव किया गया है। किसने डिराइव किया? पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं? तो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी साइज के कंपैरिजन में उसका डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, तो वैसे चार्ज को हम लोग एक पॉइंट जैसा इंडिकेट करते हैं। जैसे कि स्टार्स बहुत दूर है हमारे से, ओके, तो वो कैसा दिखा है? वैसे हम लोगों ने देखा है कि स्टार को ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो क्या वहां पे स्टार ऐसा होगा? है किसी ने देखा है? बराबर, सो जूम करेंगे तो देखेंगे ना, हाँ, बट वो हमें कैसा दिखता है? 1 पॉइंट जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? पॉइंट। बट हाँ, वो ऐसे साइनिंग करता है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने ऐसा थोड़ा सा देख लिया, मतलब बहुत दूर है ना, डिस्टेंस है, सो दे आर नोन एज अ पॉइंट चार्ज, तो उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। समझ में आया दोस्तों? नाउ सेकेंड पॉइंट चार्ज को ये पॉइंट चार्ज के बीच में भी फोर्स लगता है, ऐसा किसने मेजर किया? कुलम ने। तो कुलम के लॉ के ऊपर से उसने ऐसा बोल दिया, फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होता है और फोर्स उसके स्क्वायर के इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है। ठीक है, हटाओ प्रोपोर्शनल हटाओ, कांस्टेंट रखो, कांस्टेंट की जगह पे हम लोग रख के हमारा इक्वेशन ऐसे भी मैं लिख सकता हूं कि F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r स्क्वायर, और फॉर फ्री स्पेस हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r स्क्वायर, बिकॉज फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आया? ओके, चलो फटाफट लिख दो इसको जल्दी से, दिस इज नोन एज अ कूलम्स लॉ। ओके, चलो ना बराबर पॉज करके देख लेना, लिख लेना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। ओके, चलो हेडिंग लगाओ। चलो दोस्तों, तो नेक्स्ट कूलम लॉ के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज अ कूलम लॉ को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, मतलब कूलम के लॉ को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, सो अगर वेक्टर के फॉर्म में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करवाने का है तो क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग? नाउ उसका फायदा क्या है? तो ऑन एक्सप्रेसिंग कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म मैनी कैलकुलेशन बिकम्स इजियर, मतलब अगर कूलम लॉ को अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन हमारे कैसे बन जाएंगे? इजी बन जाएंगे। ओके, जैसे कि अभी आप लोगों को दिख रहा है, एज शोन इनटू द फिगर, सपोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस
Okay, so the position vector of electric charge is okay of Q1 is R1 and Q2 is R2. चलो मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, देख लो आप लोग तो आपको पता चल जाएगा. दिस इज अ चार्ज, मतलब ये मान लो कि ये ओरिजिन है, ये अपना चार्ज Q1 है और समझ लो कि ये अपना चार्ज Q2 है. तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इट इज अ पोजीशन वेक्टर R1 और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है द पोजीशन वेक्टर इज नोन एज R2. समझ रहे हो? ओके, नाउ सो यहां पे लिखा हुआ है एज शोन इन द फिगर, सपोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पोजीशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 का R1 है, ये जो Q1 है उसका पोजीशन वेक्टर R1 है, ये जो Q2 है तो Q2 का पोजीशन वेक्टर कौन है? R2 है. दिस इज अ पोजीशन वेक्टर इज नोन एज R2. इतना पता चला दोस्तों ना. अभी जब हम लोग इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, नाउ दिस, ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये दो तरीके से हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल R21 एंड R12. अगर मैं इसको यहां से 1 से लेकर 2 तक लेके जाता हूं, सो दिस इज R21, इट इज नोन एज R2 माइनस R1. क्या हो जाएगा? इट इज R2 माइनस R1. अभी समझ लो कि दोनों फोर्सेस, जैसे कि दोनों चार्जेस Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव. तो अगर मैं दो का एक के ऊपर चार्ज देखूंगा, मतलब ये दूसरे का पहले के ऊपर लेके जाऊंगा चार्ज, तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब देखो ये स्टेशनरी है, अभी इसको मैं इसके साथ लेके जाता हूं तो ये क्या करेगा? उसके साथ रिपल करेगा. क्या करेगा? रिपल करेगा. और अगर मान लो कि मैं ये स्टेशनरी रखता हूं और 1 को दूसरे के साइड लेके जाता हूं, तो ये स्टेशनरी इसको मैं इसके साइड लेके जाता हूं तो ये भी क्या करेगा? उससे रिपल करेगा. सो बोथ आर रिपल्सिव इन नेचर. अगर मैं 1 को दूसरे के ऊपर लेके गया तो समझ लो दे आर रिपल्सिव. इट इज f of 2 1. समझ लो, सॉरी, f of 1 2 ऐसा बोल सकते. 1 को मैं दूसरे के ऊपर लेके गया, सो दिस इज f of 1 2. और ये वाला चार्ज अपना कितना है? 1. अभी समझ लो कि ये वाला अपना चार्ज Q2 अगर मैं दूसरे को पहले के ऊपर लेके गया तो वो भी आगे जाएगा. सो दिस इज f of 2 1. क्या हो जाएगा? दिस इज f of 2 1. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं? ओके, वेक्टर फॉर्म समझो कि ये एज इट इज है. अभी ये जो है मैं इसके साइड लेके जा रहा हूं और ये प्लस ये फिक्स है, इसको मैंने फिक्स किया हुआ है. तो अगर मैंने इसको फिक्स किया हुआ है और अगर मैं इसको इसके नजदीक में लेके जाता हूं तो ये क्या होगा? ये मेरा दूर चला जाएगा, रिपल्शन होगा, इससे दूर चला जाएगा. ओके, तो मतलब अगर 2 को मैं एक के साइड लेके जाता हूं तो 2 रिपल कर रहा है, 2 एक के साइड लेके जा रहा हूं तो 2 रिपल कर रहा है, तो उससे दूर चला जाएगा. सो दिस इज f of 2 1. और अगर 2 फिक्स पोजीशन पे है और मैं 1 को लेके जा रहा हूं तो 1 रिपल कर रहा है, तो 1 अगर मैं दूसरे के ऊपर देख रहा हूं तो वो रिपल कर रहा है. इट इज f of 1 2. नाउ अगर इसको मैं देखूंगा, कैसे देखूंगा? चलो मैं यहां पे देख लेता हूं. नाउ अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये ऐसा हो जाएगा. देख लो दोस्तों, ये जो ओरिजिन है, ये जो हमारा डिस्टेंस है R1 और ये जो हमारा डिस्टेंस है कहां से कहां पे लेके गया मैं? इट इज R12, R21. ये 1 को मैं 2 पे लेके गया तो दिस इज R12. समझो, तो ये मेरे को मिल जाएगा रिजल्टेंट. इट इज नोन एज R2. यस क्या नॉट यस? ट्राइंगल लॉ से मैं देखूंगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा कि वेक्टर ऑफ R1 प्लस वेक्टर ऑफ R12 इक्वल टू R2. ओके क्या नॉट ओके? अगर मेरे को ये चाहिए तो इसको इधर लेके जाएंगे तो R12 इक्वल टू R2 माइनस क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा. ऐसा हो सकता है, मतलब 1 के 2 के ऊपर का ना. सो इसको हम लोग लिख देंगे 2 1, इसको हम लोग लिख देंगे 2 1, इसको हम लोग लिख देंगे 2 1. सो इट इज R2 माइनस R1. ऐसा हो जाएगा. और अगर मैं यही ट्राइंगल ऐसे कंसीडर करता हूं R2 और विथ रिस्पेक्ट टू R12 तो ये रिजल्टेंट मेरे को मिल जाएगा R1 अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ. तो ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा? R2 प्लस R12 इक्वल टू R1. अभी R12 को हेड ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा. समझ रहे हो? दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. ये दोनों का एडिशन करके तीसरा मिलेगा, ये रहा. और ये दोनों का एडिशन, ये रहा ये वाला. और इन दोनों का एडिशन करके तीसरा मिलेगा, ये रहा. इसमें से मैंने R12 को लेके आया और मतलब R21 को लेके आया और R12 को लेके आया. आप लोग एक बात समझते हो, इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम बट दे आर रिवर्स. मैग्नीट्यूड सेम होगा. नाउ वी कैन से दैट
हम लोग ऐसा देख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ R21 इक्वल टू R12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा दोस्तों, सेम हो जाएगा। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन, मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे, जैसे कि थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा अंदर लेके जाता हूं, यस। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है ना। सो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 टू Q2, ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब ड्यू टू Q2 लिखो या तो फिर टू Q2, ओके, विल बी अलोंग in the direction from, देखो दोस्तों, द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 टू Q2 ड्यू टू Q2 अगर लगेगा तो विल बी एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, बराबर, ओके। तो अपना डायरेक्शन Q1 से लेकर Q2 तक का रहेगा। तो अपना फोर्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देख लो, द फोर्स ऑफ 1 टू 2, 1 से लेकर 2 तक चले जाएंगे तो इट इज नोन एज अ K Q1 Q2 अपॉन, और दिस इज अ 1 टू 2, 1 टू 2 मींस, या दिस इज अ R1 माइनस R2, यस, दिस इज अ स्क्वायर। इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वैसे स्क्वायर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मतलब दिस इज दिस थिंग एंड दिस इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर ऑफ 1 2, ओके। नाउ ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर में आप लोग को मालूम है कि यूनिट वेक्टर मींस इट इज अ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है। सो दिस आर द थिंग्स, ओके। ये वाला अपना एक पहला पोजीशन है, इसको मैं इक्वेशन बोल दूंगा 3, चलो समझ लो, बराबर, ओके। और नाउ आगे जाता हूं मैं, तो ये दोनों पोजीशन को मैं रफ कर देता हूं, ओके, मेरे को मालूम है इसलिए, बराबर, ओके। या तो फिर किसी एक को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमें जगह चाहिए, बराबर। चलो किसको रफ कर देते हैं, रफ, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये दोनों पोजीशन को, चलो इसको रफ कर दिया मैंने, बराबर। इसको भी रफ कर देता हूं, ये लिख लिया होगा शायद से, है ना, ओके। नाउ क्या करते हैं हम लोग, नाउ सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन, अभी इलेक्ट्रिक फोर्स जो अपना है इट इज एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 ड्यू टू Q1, यह है Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q2 ड्यू टू Q1, मतलब Q2 के ऊपर लगेगा ड्यू टू Q1 के रिस्पेक्ट में, है ना, ओके। तो उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, विल बी अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम, विल बी अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1, है ना। तो फोर्स का इक्वेशन क्या रहेगा, 2 to 1 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ 2 1। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, ये भी आपको पता चल गया। तो आप लोग एक बात देख सकते हो दोस्तों, क्या देख सकते हो कि अगर मैं ये यूनिट वेक्टर की वाली बात, तो f of 21 बोलूं या f of 12 बोलूं, वो बोथ आर सेम, बट दे आर अकॉर्डिंगली, मतलब ये न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। एक देखो, एक इधर जा रहा है तो प्लस है, तो एक इधर आ रहा है तो क्या है, माइनस हो रहा है, ओके। एक 1 माइनस 2 है तो एक 2 माइनस 1 है, ओके। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। नाउ देयरफॉर वी कैन से दैट इन दोनों, इसको मैं नीचे वाले को रफ कर देता हूं तो ऐसा हो जाएगा। देखो दोस्तों, नाउ व्हाट हैपेंड, जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं तो क्या हुआ यहाँ पे, सो बेसिकली बातें जो हम लोगों ने डिस्कस की, सो द कूलम्ब्स लॉ इज एग्रीज विथ, देयरफॉर कूलम्ब्स लॉ एग्रीज विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ एग्री करेगा। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 4 and 3 f of 1 2
इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 21। तो डायरेक्शन के हिसाब से उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट उसका वैल्यू क्या हो जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन कैसी है उसकी अलग अलग है। ओके दोस्तों, सो नाउ दैट वाइज वी हैव टू से दैट इट इज अ बेसिकली काइंड ऑफ कंडीशन में हम लोग यही फिगर को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देख लो, ये पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, बराबर। दो बार मैं बताऊंगा, उससे आप लोग समझ सकते हो। दिस इज आर ऑफ 2 to 1। मैंने जब यूनिट वेक्टर 2 to 1 लिया और 2 से लेकर मेरे को 1 पे जाना है ना। ओके, 2 को मैंने 1 पे देखा तो वो क्या हो जाएगा, उससे रिवर्स चला जाएगा। तो मतलब दिस इज अ एफ ऑफ 21 एंड दिस इज अ एफ ऑफ 1 2, बट इन दैट केस द वैल्यू इज नोन एज ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है। बट इसी के रिस्पेक्ट में अगर ये है अपना Q1, ये है अपना Q2, अगर मैंने देखा Q2 का Q1 के ऊपर, ओके, सो अगर मैं 1 2 का देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, 1 2 का देख रहा हूं, जैसे कि अगर R21 के फॉर्म में देख रहा हूं, बट Q1 Q2 लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0। एक का वैल्यू प्लस और दूसरे का वैल्यू माइनस, तो एक जाएगा अंदर, ऐसे एक अंदर जाएगा, दूसरा भी अंदर जाएगा, एफ ऑफ 21 एंड एफ ऑफ 1 2। ओके, तो ऐसे तुम्हारा बेसिकली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग को क्या पता चला कि अगर मान लो 2 पॉइंट चार्ज है, उसको पोजीशन वेक्टर के साथ बताया है, तो कुछ नहीं करने का, सिर्फ उसको आइडेंटिकल कंसीडर करके हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्शन करेंगे। तो अपना इक्वेशन इज नोन एज उसको वेक्टर के फॉर्म में बताना है तो यू शुड रिप्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। आपको कौन से फॉर्म में बताना है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो यही इक्वेशन, अगर यही इक्वेशन को मैं अलग तरीके से कंसीडर करूं तो एफ ऑफ 21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये वेक्टर का स्क्वायर इट इज आर स्क्वायर, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इसको हम लोग बोलेंगे आर और 2 माइनस R1, R2 माइनस R1 अपॉन आर। सो दिस इज आर क्यूब। सो F21, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड अपना आर है, तो K Q1 Q2 इनटू ब्रैकेट R2 माइनस R1 अपॉन आर क्यूब। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। गॉट इट? ठीक है दोस्तों, समझा गया? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कूलम लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। दिस इज योर इक्वेशन। क्लियर? ओके, तो चलो इसको थोड़ा सा देख के थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना, ये हमको एग्जांपल लिखने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। नाउ सेम इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, द फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ये तो दो ही मतलब चार्जेस के बीच में था। अभी अगर मल्टीपल चार्जेस है तो उसका फोर्स क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, चलो तो दोस्तों, जैसे कि कूलम लॉ देखा, कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा, बट जैसे कि कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म भी हम लोगों ने दो फोर्स के बारे में डिस्कस किया है ना, कि कूलम लॉ को ही वेक्टर फॉर्म है, बट कूलम लॉ ने दो फोर्स के बारे में डिस्कस किया। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द टॉपिक इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कौन सा है? सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी इसको बोल सकते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कूलम्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस है और उसके बीच में अगर मान लो मेरे को फोर्स फाइंड करना है तो वी कैन फाइंड आउट इजीली। बट हाउएवर, ओके, व्हेन द मोर देन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्रेजेंट, अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर प्रेजेंट होते हैं ना दोस्तों, ओके, सो टू फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब अगर बहुत सारे फोर्स होते हैं, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 अप टू Qn, बट अगर मेरे को वन नंबर के फोर्स के साथ बाकी के सभी फोर्स को अगर मान लो वहां पे वो करवाना है कि वन फोर्स के रिस्पेक्ट में सभी फोर्स का वो फाइंड करो, क्या फाइंड करो, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करो, तो उसको हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं दोस्तों। सो बाय ऑल अदर चार्जेस इज नोन एज द सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। जैसे कि हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 Q2 Q3 have the position vector of R1 R2 and R3 with respect to origin। मान लो कि ये ओरिजिन वाली पोजीशन है। अभी Q1 Q2 और Q3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो समझ लो कि दिस इज नोन एज अ Q1, ये अपना Q1 चार्ज है, ओके,
मान लो कि ये अपना Q1 चार्ज है, ये अपना Q2 चार्ज है, ओके, और ये अपना Q3 चार्ज है, ओके। सो द डिस्टेंस इज नोन एज R3, द डिस्टेंस इज नोन एज R1 एंड द डिस्टेंस इज नोन एज R2 एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। अभी दोस्तों अगर मैं इन दोनों की डिस्टेंस के बीच की बात करूंगा, सो दिस इज नोन एज R21, मतलब मैं 2 से लेकर 1 तक, मतलब 1 पे जा रहा हूं। कहां पे जा रहा हूं? मतलब 1 इज अ इंटरमीडिएट और 1 के ऊपर मैं सभी फोर्स फाइंड करूंगा, ओके। सो दैट इज नोन एज सॉरी, ये अगर मान लो कि भाई मैं 1 के ऊपर का फाइंड कर रहा हूं तो 1 2, मतलब 1 इज अ स्टेशनरी और 2 को मैं 1 के ऊपर लेके जा रहा हूं, है ना। सो दैट इज नोन एज R12। अभी सेम पोजीशन अगर मैं यहां से 3 को 1 के ऊपर लेके जाता हूं और उसका फोर्स फाइंड करूंगा, देन इट इज नोन एज 13। समझ रहे हो? ओके। नाउ समझो कि ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये चार्ज कहां चला जाएगा? दूर चला जाएगा। दिस इज नोन एज F12। गॉट इट? यस सर, गॉट इट। अभी ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये चार्ज उससे दूर चला जाएगा, देन इट इज नोन एज F13। ओके कि नॉट ओके? तो ओके सर, ओके। नाउ इन दोनों का मैं रिजल्टेंट करूंगा, जैसे कि मैं अगर बोल लेता हूं दिस इज अ Q1, इसका पैरेलल यहां पे और इसका पैरेलल यहां पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक रिजल्टेंट मिलेगा एंड दैट इज नोन एज अ फोर्स ऑफ F1। क्या मिलेगा? फोर्स ऑफ F1 मिल जाएगा मेरे को, ओके। सो दिस आर द बेसिक कंडीशन। ये अपना एक फिगर है और नंबर ऑफ चार्जेस का भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, बट इसके बाद, चलो इसके बाद हम लोग कर देते हैं। तो क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर? सो नाउ द सपोज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, इसका मैं लिखूंगा। सो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स में एक्टिंग ऑन Q1 का फाइंड करूंगा, ड्यू टू, ये Q1 का मेरे को फाइंड करना है, ड्यू टू Q2 एंड Q3, मतलब ड्यू टू ये Q2 का Q1 पे लेके जाना है, ये Q2 का Q1 पे लेके जाना है और ये Q3 का भी Q1 पे लेके जाना है। इफ वी आर फाइंडिंग अ चार्जेस ऑफ Q2 टू Q1 एंड Q3 टू Q1, सो एक्टिंग ऑन Q1 के ऊपर लग रहा है Q2 और Q3 का चार्जेस, तो क्या हो जाएगा? सो दे आर चार्जेस Q2 Q3 आर R12 एंड R13, उन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R12 और R13, ओके, रिस्पेक्टिवली। देन उसका फोर्स का इक्वेशन, F12 का इक्वेशन हो जाएगा इन अ वेक्टर फॉर्म। सो फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अभी मैंने लास्ट वाला लिखा था वो क्यूब वाला, यूनिट वेक्टर को करके हम लोग कर सकते हैं ना। सो क्या हो जाएगा? दैट इज द इक्वेशन F12 इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू ब्रैकेट R1 माइनस R2 अपॉन यस मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब। हो सकता है? नाउ सेम फॉर F13, अगर 13 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q3 इंटू ब्रैकेट R1 माइनस R3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R3 का क्यूब। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये दोनों इक्वेशन हमारा हो जाएगा और दिस इज अ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अ इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ क्या करना है हमें? नाउ अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लिख लो। नाउ अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और थियरम, थियरम बोलो, प्रिंसिपल बोलो, ओके। क्या करेंगे हम लोग? सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स F1 इक्वल टू F12 प्लस F13, मतलब सभी वेक्टर का क्या करेंगे हम लोग? एडिशन कर देंगे, तो हमें कौन सा वेक्टर मिल जाएगा? F1 वेक्टर मिल जाएगा, ओके। तो चलो F1 इक्वल टू ये लिख लेंगे K Q1 Q2 इंटू ब्रैकेट R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब प्लस K Q1 Q3 R1 माइनस R3 अपॉन R1 माइनस R3 का क्यूब।
Got it? So these are the basic position and this is known as the principle of superposition. अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, कौन से फॉर्म में लिखना है? जनरल फॉर्म में. चलो मैं बता देता हूं कैसे हम लोग इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं. चलो मैं ये रफ कर देता हूं. ओके, सो अगर मेरे को इसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. देख लो दोस्तों. सो इन ए जनरल फॉर्म, in a general form, if number of forces acting on a one charge, तो अपना इक्वेशन ये सेम इक्वेशन है बट उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करके लिखूंगा. F1 इक्वल टू के Q1. सबके अंदर से Q1 के Q1 तो बाहर निकल जाएगा. के Q1 को मैं बाहर निकाल लेता हूं तो अंदर बचेगा समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1. कहां से कहां तक? I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1. ओके, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब मान लो कि I की वैल्यू तो है नहीं बट हम लोग कर देंगे J डज नॉट इक्वल टू 1. J 1 नहीं होना चाहिए. ओके, 1 से आगे जो भी होगा वो चलेगा. अप टू n तक क्या हो जाएगा ये इक्वेशन में? यस, करो. तो द इक्वेशन इज नोन एज द QJ. जे बोले तो ये 1 नहीं होना चाहिए. 2 3 4 5 6 कोई भी होगा. इनटू ब्रैकेट R1 माइनस RJ. ओके, अपॉन R1 माइनस RJ का क्यूब. दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. गॉट इट? क्लियर दोस्तों? पता चला एवरीवन? तो हम लोग कैसे कूलम लो का वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको यूनिट वेक्टर के साथ बताओ, और यूनिट वेक्टर अगर नंबर ऑफ फोर्सेस के साथ है तो उसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज बेसिकली पोजीशन. ओके, तो नंबर ऑफ फोर्सेस का जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो तो उसका रिजल्टेंट हम लोग निकाल के एक पर्टिकुलर रिजल्टेंट निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? देखो, एक सिंपल सी फिगर में आप लोगों को मैं बता देता हूं. ओके, तो देखो द फिगर इज लाइक दैट. ये सब मैं रफ करता हूं, लिख लिया है ना? ओके, तो ये पोजीशन सब मैं अगर रफ कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा. देख लो. चलो तो दोस्तों, ओके, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको, बराबर? तो चलो फटाफट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. ओके, सो दिस इज अ चार्ज. देख लो, ये वाला अपना कौन सा चार्ज है? दिस इज अ Q1 चार्ज. कौन सा चार्ज? Q1 चार्ज. अभी Q1 चार्ज के ऊपर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज अ 2, दिस इज अ Q2. कौन सा चार्ज है अपना? Q2. फिर अपना दूसरा चार्ज है अपना ये वाला Q3. कहीं पे भी ले सकते हो. दिस इज अ ओरिजिन. ये वाला अपना ओरिजिन है. फिर यहाँ पे अपना थर्ड वाला चार्ज है. कौन सा? Q3. समझ लो कि यहाँ पे अपना कौन सा चार्ज है? Q4. और समझ लो यहाँ पे अपना कौन सा चार्ज है? इट इज अ Q5. कोई भी कैसे भी नंबर ऑफ चार्जेस अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है. ओके, तो इन दोनों का 1 और 2 का फोर्सेस ऐसे मिलेगा. F(1) 2. ओके, और 1 और 3 का कैसे जाएगा? 1 और 3 का अगर हम लोग करेंगे तो कैसे हम लोग को रिप्रेजेंट मिल सकता है? 1 और 3 का, यस, लाइक दैट, F(1) 3. फिर ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल के ऐसे और ऐसे एक रिजल्टेंट मिल जाएगा. इट इज F1 डैश. ओके, फिर 1 और 4 का निकालो, 1 और 5 का निकालो. 1 और 4 का हम लोग निकालेंगे तो कैसे मिलेगा? 1 और 4 का ऐसे जाएगा F(1) 4, और 1 और 5 का ऐसे जाएगा F(1) 5. इसका पैरेलल अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा और इसका पैरेलल मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा तो ये वाला मेरे को मिल जाएगा F1 डबल डैश. ओके, अभी F1 डबल डैश और F1 मतलब ये दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, जैसे कि इसका पैरेलल इसके ऊपर और इसका पैरेलल इसके ऊपर. तो ये जो मिलेगा इट इज माय रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1. ओके, तो मतलब ऐसे कुछ नहीं करना है, सोचना कुछ नहीं है. अगर हर एक का एडिशन कर लेंगे हम लोग, क्या कर देंगे? हर एक का एडिशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यस, हमें सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल हमें मिल जाएगा. ओके, ठीक है दोस्तों?
तो चलो ये वाली बात आप लोग रिपीट करके भी देख लेना, अगर कुछ सवाल आ रहा है तो मुझे आप लोग पूछ लेना। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज और उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।